नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका फिर इस आरटीआई कोर्स में मॉड्यूल 13 में। ये इस कोर्स का लास्ट मॉड्यूल है। मैंने सोचा कि वैसे तो हमने सब कुछ चीज़ें इंक्लूड कर ली है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें रह जाती है जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये चीज़ें हमें एक्ट में तो नहीं मिलेगी, लेकिन हमें मिलती है एक्सपीरियंस से। मैंने अभी तक कई आरटीआई फाइल की है और उन आरटीआईओं के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो आज हम शुरुआत करते हैं इस लास्ट मॉड्यूल की थिंग्स टू रिमेंबर की। पहली बात तो ये एक्ट इतना सिंपल है और इतना पीपल फ्रेंडली बनाया है कि एक जो इलिटरेट पर्सन है, जिस पर्सन ने कभी पढ़ाई नहीं की है, जो साक्षर नहीं है, वो भी पीआईओ के पास जाकर अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकता है। क्योंकि जो पीआईओ ऑफिसर है वो ऑब्लाइज्ड होगा कि वो आपकी इन्फॉर्मेशन को लिखे, आपको पढ़ के सुनाए और उस पर प्रोसेसिंग करके आपको 30 दिन में जवाब दें। अब एक सवाल और उठता है जिसका मैंने शायद पहले भी आपसे डिस्कस किया है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आरटीआई का कोई फॉर्मेट है, कुछ भी नहीं है, या कोई क्लीन शीट ऑफ पेपर होनी चाहिए। नहीं, आप कैसे भी पेपर पर बस आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है, सही पते पे भेजनी है, 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाना है और आपको 30 दिन में सरकारी डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन देगा। आप किस जाति से हो, कहाँ से आते हो, किस धर्म से आते हो, कौन हो, पढ़े लिखे हो, नहीं हो, लड़के हो, लड़की हो, डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स, आपको बस एक इन्फॉर्मेशन लिखनी है, वो आपको मिलेगी। अब और सवाल की अगर हम आगे की तरफ बात जाएं तो वैसे तो अगर आपको पीआईओ से भी हेल्प नहीं मिल रही तो आप पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। आप वहाँ पे जाइए, वो आपको बिल्कुल इस बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे, वो आपकी हेल्प करेंगे। अब एक और इम्पोर्टेंट बात आती है, अक्सर आपने देखा होगा कि डिपार्टमेंट रिजेक्ट कर देता है आरटीआई। इसका एक मेजरली रीज़न देखा गया है कि देखिए, सरकारी डिपार्टमेंट को क्यों मन होगा आपको इन्फॉर्मेशन देने का? ऑब्वियसली वो ट्राई करेंगे कि आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दें। ऐसा क्यों करते हैं वो? देखिए, किसको पसंद है इतने डॉक्यूमेंट्स और डेटा चेक करके आपको इन्फॉर्मेशन देने का? तो वो क्या करते हैं, एक कोई ना कोई रीज़न ढूंढते हैं कि कैसे करके आपकी इस इन्फॉर्मेशन को हम प्रोवाइड नहीं करें। अब वो क्या गलतियाँ होती है जिससे वो इन्फॉर्मेशन देने से बचते हैं, वो हम जान लें तो ऐसा होगा ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक्ट में लिखा है कि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन वाई फॉर्मेट में नहीं पूछ सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको पूछना है कि देश में कॉमनवेल्थ स्कीम पे कितना पैसा खर्चा हुआ, तो आप ये पूछते हैं हाउ मच अमाउंट हैज़ बिन स्पेंट ऑन कॉमनवेल्थ गेम्स फॉर एग्जांपल। लेकिन आप ये पूछें वाई इट हैज़ बिन स्पेंडेड, तो आप ये नहीं पूछ सकते। क्यों? आप कारण नहीं पूछ सकते। तो दोस्तों, आगे से जब भी आप आरटीआई फाइल करें तो आप कभी भी वाई फॉर्म में ना लिखें, क्योंकि अगर आपने वाई फॉर्म में लिखा तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो उसको रिजेक्ट करेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप आरटीआई फाइल करें लास्ट में सिग्नेचर करना ना भूलें, या अगर आप सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं तो अपना थंब इम्प्रेशन लगाना ना भूलें। बिकॉज मैंने देखा है कई बार इस ग्राउंड पे भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया है। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आज हमारा ये आरटीआई कोर्स बिल्कुल पसंद आया होगा और हम इसी तरह से आपसे आगे भी जुड़ते रहेंगे। लेकिन कुछ 2-3 पॉइंट मुझे लगता है कि मैं आपसे और डिस्कस करना चाहूँगा, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ फीस का। इम्पोर्टेंस ऑफ फीस इस बारे में है, ये भी मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए, वैसे तो एक्ट कहता है 10 रुपये की पोस्टल ऑर्डर पे आप कहीं से भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, राइट। और फर्स्ट अपील में वैसे तो फीस नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैंने आपको बताया कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने आरटीआई एक्ट के कॉन्ट्रावेंशन में अपने रूल्स बना रखे हैं। अभी क्या होता है, जैसे आपने तो आरटीआई फाइल कर दी, लेकिन आपको वहाँ से जवाब आता है कि सर आपने जो इन्फॉर्मेशन मांगी है वो सही तो मांगी है, लेकिन वो क्या किया, आपने करेक्ट फीस नहीं दी या फिर आपने करेक्ट फॉर्मेट में नहीं दी। और मैं अगर आपको देसी भाषा में कहूँ तो ये साफ साफ बदमाशी होती है हर डिपार्टमेंट की। क्योंकि आरटीआई एक्ट जो पेरेंट लेजिस्लेशन है वो इस बात को क्लैरिफाई करता है 10 रुपये में सिंपल फॉर्मेट में आपको आरटीआई फाइल करनी है और आपको इन्फॉर्मेशन देगी, जो भी डिपार्टमेंट है वो देगा इन्फॉर्मेशन। बट अगेन, हम अब उस उलझन में नहीं जाते हैं। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके बोलूं तो दोस्तों, जब भी आप आरटीआई फाइल करो, जिस भी डिपार्टमेंट में फाइल कर रहे हो, आप उस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाओ और उसकी वेबसाइट पे जाकर वहाँ पे पक्के से एक आरटीआई का एक कॉलम होगा, एक टैब होगा, उस आरटीआई टैब को पढ़ो। उस आरटीआई में जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको पढ़ो। 2 चीज़ों का आप ध्यान रखो, उसमें उन्होंने क्या एड्रेस दिया है वहाँ भेजो, दूसरा उन्होंने किस फॉर्मेट के लिए बोला है उसको ध्यान रखो, और तीसरा उन्होंने जो रुपए मंगाए हैं वो किस फॉर्मेट में मंगाए हैं वो आप ध्यान दो। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मुझे याद है मैंने महाराष्ट्र में एक डिपार्टमेंट में आरटीआई फाइल की थी।
मैंने इसी तरह से 10 रुपये का एक पोस्टल ऑर्डर लगा के भेजा। वहाँ ये रिप्लाई आता है कि सर 10 रुपये का आपको चेक भेजना चाहिए था। अब फर्क क्या पड़ा, 10 का पोस्टल ऑर्डर ले लेते। लेकिन देखिए सरकारी डिपार्टमेंट तो सरकारी होते हैं, उनको मना करना है तो वो किसी बात पे मना कर देंगे। तब मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मुझे उस डिपार्टमेंट में भेजने से पहले उसकी वेबसाइट चेक करनी चाहिए थी। इसलिए आप जब भी कभी आरटीआई फाइल करें, हर डिपार्टमेंट की वेबसाइट को चेक करें कि वो किस फॉर्मेट में आपसे आरटीआई मंगाना चाहते हैं और किस फॉर्मेट में फीस मंगाना चाहते हैं। तो ऐसा करने पर कभी आपसे गलती नहीं होगी और कभी आपकी आरटीआई रिजेक्ट नहीं होगी। एक मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखा है कि ये हेल्प करती है आपके कोर्ट केस में या पीआईएल फाइल करने में। दोस्तों, हम अक्सर कभी ना कभी किसी न किसी कोर्ट की लिटिगेशन में फंसते हैं। हमको लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर वो हमारे पास आ जाए तो हमें उस केस को जीतने में मदद मिलेगी। तो ये बहुत हेल्प करता है आरटीआई, क्योंकि आरटीआई का जो रिप्लाई आता है वो ऑफिशियल माना जाता है। और आपने अगर देखा होगा, देश में जो पीआईएल्स लगती है, जनहित याचिका लगती है, वो आरटीआई के बेसिस पे कई बार लगी है, क्योंकि लोगों ने आरटीआई से इन्फॉर्मेशन निकाली है और उस बेसिस पे पीआईएल लगाई है। तो ये था हमारा ये पूरा आरटीआई का कोर्स। जाने से पहले एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बोलना चाहूँगा। वैसे तो ये इस सब्जेक्ट का महत्वपूर्ण विषय तो नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि ये ज़रूर इस बात को डिस्कस करना चाहिए कि डू नॉट मिसयूज़ एंड डिस्क्लोज। दोस्तों, आरटीआई का एक्ट आपको दे रखा है, 10 रुपये में आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। इसके पीछे एक उद्देश्य था कि ट्रांसपेरेंसी लाना। लेकिन हुआ क्या, कुछ लोगों ने इसके चक्कर में बिना किसी बात के लगातार आरटीआई फाइल करना शुरू कर दी। उनको मज़ा आने लग गया कि हम सरकारी दफ्तर के लोगों को, ऑफिसर्स को परेशान करें बिना किसी फॉर्मेट से, बिना किसी रीज़न से। जैसा मन करा उन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगना शुरू किया। इससे क्या हुआ, मिसयूज़ होना शुरू हुआ। हम नहीं चाहते कि आप किसी को इस तरह से परेशान करें, और जो आपको आरटीआई से वो इन्फॉर्मेशन आए किसी के बारे में, वो आप किसी को डिस्क्लोज़ करें। क्यों? क्योंकि अब तो राइट टू प्राइवेसी भी एक फंडामेंटल राइट है। तो आपका अगर कोई जेन्युइन काम अटक रहा है, अगर आपको लगता है कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो ही आप आरटीआई फाइल करें, इसका मिसयूज़ बिल्कुल भी ना करें। तो ये था दोस्तों हमारा आरटीआई का कोर्स। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने लेबर लॉ एडवाइज़र और लीगल शॉर्ट्स के जॉइंट तत्वाधान में हुए इस आरटीआई के कोर्स को समझा, आपने जाना। मुझे पूरी आशा है कि आप जागरूक हुए होंगे आरटीआई को लेके। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आपका कोई भी काम नहीं अटकेगा। अब आप जब चाहे आरटीआई फाइल कर सकते हैं। मेरे इन सारे मॉड्यूल्स को ध्यान से आपने देखा होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने कोई गलती नहीं की होगी। और अगर आपको फिर भी लगता है कि अगर आपको कोई डाउट रह गया है, या आप चाहते हैं कि कोई प्रोफेशनल्स की हेल्प लेना चाहते हैं जो आपके लिए ड्राफ्ट करें, तो आप आपकाconsultant.com पे जा सकते हैं। वहाँ पे आरटीआई एक्ट के एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वो प्रोफेशनल्स आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जागरूक हुए होंगे। अगली बार फिर हम इसी तरह का एक फिर जागरूक करने वाला कोर्स आपके बीच में लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।